बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। ये वो जुमला है कि जब ख़त आता था, जब डाकिया घरों में आता था, तो हर ख़त का तकरीबन पहला जुमला यही होता था कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। अब ना तो ख़त आते हैं और ना ही डाकिया, अब ना ही ख़तों का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो वक्त था, थोड़ा सा पुराना टाइम था, ख़त का टाइम था, रजिस्ट्री का टाइम था। अब इंटरनेट है, अब मैसेजेस है, अब स्काइप है हमारे पास। वही वाली बात कि दिनों का सफ़र घंटों में आ गया, घंटे से मिटकर मिनटों में आ गए और मिनट से मिटकर सेकंड्स में आ गए। अब सेकंड में ही हम एक दूसरे से आगाह हो जाते हैं कि कौन किस हाल में है। लेकिन हैरत की बात है कि हमें दूर बैठे लोगों का तो पता चल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो हमारे आस पास होते हैं हमें उनका कुछ इल्म नहीं होता। ये भी एक अलमिया है। और एक और अलमिया जो मैं समझती हूँ वो ये है कि पहले जब ख़त आते थे तो लोगों की उर्दू कदरे बेहतर थी। उर्दू ज़ुबान, उर्दू तंज़ो मज़ा, उर्दू ड्रामा, उर्दू अदब, ये ज़रा थोड़ा सा कदरे परवान चढ़ा था और थोड़ा सा लोग उसको समझते थे। लोगों का हिस्से मज़ाह बहुत डेवलप था। लेकिन आजकल जब भी किसी स्टूडेंट से मैं उर्दू एज अ सब्जेक्ट की बात करूं तो स्टूडेंट्स ऐसे नाक मुंह चढ़ाते हैं जैसे मैंने किसी इंतहाई बदजायका किस्म की डिश का नाम ले लिया हो। और ऐसे में बहुत दुख होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपको शेर व शायरी से या उर्दू अदब से, उर्दू किसी नावल निगार से कोई आपको दिलचस्पी है, तो बहुत ना होने के बराबर हाथ खड़े होते हैं। उर्दू अदब, नावल, ड्रामा, इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। और अगर बसा औकात किसी स्टूडेंट से मैं पूछ लूं कि किसी नावल निगार को पढ़ा है, फैज़ को पढ़ा है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फैज़ को या किसी भी नावल निगार को पढ़ा हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे में कोई बहुत अच्छी सी चीज़ सुनने को दिल करता है, कोई शेर व शायरी, कोई अच्छा सा इक़्तिबास। और मैं अपने स्टूडेंट से अक्सर पूछती हूँ कि कोई शेयर करे, कोई अच्छा सा शेर, कुछ भी, कोई अच्छी सी बात, कोई इक़्तिबास। लेकिन दुख होता है जब कोई भी हाथ खड़ा नहीं होता। ये शेर व शायरी या उर्दू अदब या ये जो अफसाना, इसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो एज फार एज आई नो आपकी तबीयत में एक नरमी आती है। ख़ास तौर पे शेर को जब आप पढ़ते हैं तो आपकी तबीयत से तलखी हटती है। लेकिन वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि हर बंदा जल्दी में है। वो तबीयत की नरमी, वो शाइस्तगी अब वैसी नहीं है जैसे थी। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे अचानक एक शेर मेरे जहन में आया और मेरा दिल किया कि मैं आपसे वो शेयर करूं। वो शेर कुछ इस तरह से था कि इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था,
इस बूढ़े शजर से। और मुझे ये शेर पढ़ के बहुत मजा आया और मैं इसको बार बार दोहराती गई और एक अजीब सी कैफियत, और उसके बाद दरवाजे खुलते गए। कभी मेरे जहन में परवीन शाकिर का कोई शेर आ जाता था, कभी फैज का कोई शेर आ जाता था, और तबीयत खुशगवार हो गई। इसके बावजूद कि बाहर बहुत गर्मी थी, ट्रैफिक बहुत थी, मेट्रो बस की वजह से रश का आलम कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बाहर की इन तमाम नाशाइस्तगियों को कदरे कम कर देती है। तो शेर पढ़ा करें, उर्दू अदब को पढ़ें। और इससे पहले कि आप मुझे कहें कि जी मैं इस शेर की तशरीह करूं, तो मेरे हाल में अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ना तो मैं इस वक्त इसकी तशरीह करूंगी और ना ही इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक की तरफ आते हैं। हम पढ़ रहे थे उर्दू अदब नहीं, कोई नॉवेल निगार नहीं, बल्कि कॉरपोरेट लॉ। और अब आपको वो एक अदबी प्लेटफॉर्म से हटाकर दोबारा कॉरपोरेट लॉ तक लाना है। उसके लिए रीकैप तो बहुत जरूरी है। सो आई विल बेटर टेक यू टू द प्रीवियस लेक्चर के the topics which I have taught you in my previous lecture. Why don't I give you why don't I take you in fact to my second lecture in fact. उधर से स्टार्ट लेंगे ताकि एक रब्त आ जाए, एक रवानी आ जाए और आपके ज़हनों में भी वो दोबारा सारा कुछ रिपीट हो जाए। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया अपने दूसरे लेक्चर में कोर्ट्स, अदालतें, यानी कॉरपोरेट सेक्टर की कंट्रोवर्सीज को डील करने के लिए और उनके मसले मसाइल के हल के लिए वो कौन सी अदालत है जो इन कॉरपोरेट सेक्टर की केसेस को सुन सकती है, किन अदालतों के पास ज्यूरिसडिक्शन है। तो मैंने आपको बताया द हाई कोर्ट विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद द कंट्रोवर्सीज ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर, टू डील विद द कंट्रोवर्सीज ऑफ द कंपनीज। फिर मैंने आपको आगे बताया कि अगर हाई कोर्ट कोई फैसला कर लेती है एंड द अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट फैसला हुआ है एंड दैट पार्टी वांट्स टू मेक एन अपील, so where shall the appeal lie? The answer is the appeal shall lie in the Supreme Court, as Supreme Court is the highest court of appeal. Then I taught you about SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan. I taught you about its structure, the functions and the powers of Security and Exchange Commission of Pakistan. Then I taught you the registrar, that who is a registrar and what are the powers and duties of a registrar. What are certain acts which the registrar can perform only with the permission of a magistrate. So ये तमाम वो टॉपिक्स थे जो अपने दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए थे, कोर्ट्स, SECP, रजिस्ट्रार। और उसके बाद वाले लेक्चर में मैंने आपको फिर बताया कि हम कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज की बातें बार बार कर रहे हैं। सो एक्चुअली व्हाट इज अ कंपनी, द लिटरल मीनिंग ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, एंड आई टॉट यू इन डिटेल द डिफरेंसेस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, कि दोनों कंपनीज में differences क्या है, and I further taught you about all the salient features of a company. Right? In today's lecture, we will cover the topic incorporation of companies and their conversion from a public company into a private company and from a private company into a public company. So I'll tell you about the incorporation, the literal meaning of incorporation, about section 14, which is very important, the provisions of section 14. Actually section 14
puts an obligation on the companies to get themselves registered. So the provisions of section 14 will be taught. Then I'll tell you the exception of section 14, that what are actually those cases in which the provisions of section 14 shall not be applied. यानी section 14 क्या है और कौन से वो केसेस हैं जिसमें सेक्शन 14 अप्लाई नहीं करता है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी जो कि रजिस्टर होने जा रही है, जिसकी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, सो व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच अ कंपनी नीड्स टू सबमिट in the office of the registrar for the process of incorporation. जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं. हम जी उन्हें देते हैं अपना फॉर्म बे, अगर आईडी कार्ड नहीं बना, देन वी सबमिट दी DMCs, द प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वी हैव लास्ट अटेंडेड, द कैरेक्टर सर्टिफिकेट. सो हम अपने प्रोस्पेक्टस से फॉर्म लेते हैं एंड वी अटैच ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स व्हेन वी want to get admission in certain university or college. बिल्कुल इसी तरह when a company needs to get itself incorporated, registered, so there are certain documents which a company is required to submit in the office of the registrar before incorporation. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि what is the effect of incorporation. इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन कंपनी की हो गई, लेकिन आखिर इसके असरात क्या है? Why is it so important? इसके बाद कंपनी के स्टेटस में क्या चेंज आता है when a company is incorporated? So what will be the effect of incorporation? And I'll further teach you that what is the conclusiveness of certificate of incorporation. I mean, what is the evidence that a company is registered? The company is incorporated. क्या सबूत है कि कंपनी रजिस्टर्ड है? And finally, I'll teach you about the commencement of business under section 146 of the Companies Ordinance 1984. यानी एक कंपनी अपने बिजनेस का आगाज अंडर सेक्शन 146 कैसे करती है? The commencement of business under section 146 of the Companies Ordinance 1984. So ये वो तमाम topics है which we are going to study in today's lecture. So I'm going to start the first topic. The first topic is the incorporation. So what is incorporation? Incorporation is actually giving legal form, किसी भी एसोसिएशन को एक कानूनी हैसियत देना. वो कानूनी हैसियत उसे मिलती है जब हम उसे रजिस्टर करते हैं अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. Incorporation is the process of legally declaring a corporate entity separate from its members. यानी इनकॉर्पोरेशन, एक मैंने आपको बताया, ये हम एक लीगल एंटिटी तस्वर करते हैं, लीगल फॉर्म हम तस्वर करते हैं कंपनी को आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. सेकेंडली, हम कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन एक प्रोसेस है, ये एक तरीक़ाकार है, और इस तरीक़ेकार के बाद हम कंपनी को डिक्लेयर करते हैं अ कॉर्पोरेट एंटिटी, अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. यानी उसके बाद हम उस एसोसिएशन को जो कि कंपनी में कन्वर्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद, हम उसको उसके मेंबर्स से अलहदा तस्वर करते हैं. उसका अपने मेंबर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको हम एक अलहदा शख्स तस्वर करते हैं. नाउ सेक्शन 14. सेक्शन 14 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. Every company is bound to get itself registered under section 14 of the Companies Ordinance 1984. और कानूनी जुबान में सेक्शन 14 की जुबान में हम इसको इस तरह से कहते हैं. So section 14 says that any association, partnership or
कंपनी कंप्राइजेज ऑफ मोर देन 20%, यानी कोई एसोसिएशन जो 20 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और इसका मकसद क्या है, प्रॉफिट है, उस सूरत में उस एसोसिएशन पर, उस कंपनी पर ये ऑब्लिगेशन होगी टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिन पर सेक्शन 14 की प्रोविजंस का इतलाक नहीं होता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, बिजनेसेस, जो कि सेक्शन 14 के प्रोविजन से मुस्तस्ना है, और उसको हम आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि इन विच केसेस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 14 कहता है कि कंपनीज का ऑर्डिनेंस के अंदर इंदराज करवाओ, कंपनीज को रजिस्टर्ड कराओ, लेकिन कहीं पे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, जो कि सेक्शन 14 मैंडेटरी कह रहा है, ऑब्लिगेशन करार दे रहा है। लेकिन हम कहते हैं एक्सेप्शंस में सेक्शन 14 सब क्लॉज 3 में वो एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी एसोसिएशन जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई, और उसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान के किसी भी कानून के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, so they need not to get themselves registered under the Companies Ordinance 1984. Yani any association, body or association other than a partnership formed under any other Pakistani law, they need not to get themselves registered under the Companies Ordinance 1984 or under section 14. A partnership of 2 or more joint family businesses, यानी कोई भी कुछ खानदान इकट्ठे होते हैं या कोई खानदान के कुछ अफराद इकट्ठे होते हैं और वो मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, तो उनके लिए सेक्शन 14 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन करवाना जरूरी नहीं है। सो पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट families where number of total members excluding minors does not exceed 20. Excluding minors यानी minors mean के अंडर 18 नाबालिग, हम जब 20 लोग गिनेंगे उसमें हम माइनर्स को नहीं काउंट करेंगे। तो माइनर्स के अलावा जब 20 बंदों से ज्यादा कोई बंदे नहीं हैं, 20 से कम बंदे हैं और एक फैमिली के बंदे हैं और वो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो दैट बिजनेस, दैट एसोसिएशन नीड नॉट टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। एक और एक्सेप्शन है, अ पार्टनरशिप formed to carry practice as lawyers, as accountants or any other profession where practice is a limited liability, they need not to get themselves registered. कुछ वकील मिले, उन्होंने एक चैम्बर ऑफ लॉ खोला, उनका एक अपना कुछ वकीलों का चैम्बर है, या कुछ डॉक्टर्स मिले, उन्होंने मिलकर एक प्रैक्टिस शुरू की, तो उनके लिए ये बिजनेस का इंदराज कराना कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर ये जरूरी नहीं है। सो एनी सच पार्टनरशिप विच इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस as lawyers, doctors, so they need not to get themselves registered under the provisions of section 14 of the Companies Ordinance 1984. A joint family carrying a joint business, वही बात कि कोई भी जॉइंट फैमिली है जो कि एक जॉइंट बिजनेस चला रही है, उसको के लिए भी रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब हम कहते हैं कि जी कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर and the section, particularly the section 14 of the Companies Ordinance 1984 says that it is an obligation on the companies to get themselves registered under the ordinance, but there are exceptions कि जी these are the companies which need not to get themselves registered, but in some cases when the registration is an obligation, when the registration is mandatory, but the companies have not get themselves registered, यानी
उन्होंने सेक्शन 14 को फॉलो नहीं किया, जबकि उसको फॉलो करना उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी। So, उस सूरत में उन पे एक पेनल्टी होगी। पेनल्टी क्या होगी? When the provisions of section 14 are not complied with, every member of the association, यानी उस बिजनेस का, उस एसोसिएशन का हर बंदा, every member of the association, partnership or company shall be liable to a fine which may extend to rupees 5,000, यानी वो फाइन 5,000 तक जा सकता है। ये उस पे फाइन होगा जब उसने सेक्शन 14 को फॉलो नहीं किया है एंड उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। अब ना सिर्फ उस पे फाइन होगा, बल्कि ऑल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस। उसके अलावा उस पे वो तमाम जिम्मेदारियां आएंगी, कोई भी उस पे खर्चे आएंगे। उसने कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराया, उसने कोई बहुत बड़ी जगह किराए पे ली थी, उसका किराया उसको देना था और लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो ना सिर्फ वो फाइन देगा, बल्कि उस जिम्मे में उस पे उसको जो भी नुकसान उठाना पड़ा या कोई भी लायबिलिटीज उस पे आ गई तो वो उसको अदा करनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि any 3 or more persons associated for some lawful purpose, कोई भी कुछ अफराद मिले और उनका मकसद एक कानूनी मकसद है, and they have subscribed their names to the memorandum of association and complying the requirements of the company's ordinance 1984, then they form a public company. And similarly, 2 or more persons together for lawful purpose and they have fulfilled all the requirements of the company's ordinance 1984, so they form a private company. Public company और प्राइवेट कंपनी, जब उन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की तमाम प्रोविजंस को फॉलो किया है, सेक्शन 14 को फॉलो किया है, तो हम कहते हैं कि जी ये सेक्शन 14 को वो इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं और कंपनी एक कानूनी कंपनी है। तो उस सूरत में इफ दैट कंपनी इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 or more persons associated for lawful purpose and they have subscribed their names to the memorandum of association, this company is termed as a public company. And similarly, when 1 or more members they are together for lawful purpose and they have fulfilled all the requirements of the ordinance, then they form a private company. And if it is formed by one person, we call it a single member company. अब ये जो कंपनीज हैं, when they need to get themselves registered, the process of incorporation will be done when they will fulfill the first step. हम कह रहे हैं ना कि कंपनीज को सेक्शन 14 के अंदर उनकी इनकॉर्पोरेशन, उन पे ऑब्लिगेशन है, लेकिन इस ऑब्लिगेशन को अदा करने से पहले उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप देखना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? दे विल check the availability of the name, the proposed name of the company. जब वो चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी का ये नाम रखें तो वो उसको चेक करेंगे। The first step with regard to incorporation of a company is to seek availability of the proposed name for the company, and that availability will be checked with the registrar. And for this purpose, an application is to be made. ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आजकल हो सकती है और आप खुद जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसकी कुछ फीस डिटरमिन्ड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम, एंड वंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम इज चेक्ड एंड द रजिस्ट्रार हैज issued the availability certificate, so the next step is to submit the documents for incorporation. So हमें पता होना चाहिए कि what are the documents which a company needs to be submitted with the registrar for the process of incorporation. And if a company is a public company, so
वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि पब्लिक कंपनी जमा कराएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। वही जो मैंने आपको पीछे मिसाल दी थी कि अगर कोई कंपनी, मतलब मिसाल कुछ इस तरह से थी कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन का जो फॉर्म होता है उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, लेकिन कुछ अगर आपको याद हो तो जब आप डीएमसी साथ लगाते हैं तो वो डीएमसी अटेस्टेड होती है बाय अ गजेटेड ऑफिसर, और फिर वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होती है जब हम उसको अटेस्ट करते हैं। इसी तरह जब कोई पब्लिक कंपनी रजिस्टर होने जा रही होती है, जब कोई पब्लिक कंपनी को कि हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, सो कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स पे किसी पे साइन जरूरी होता है, किसी को के लिए गवाह की मौजूदगी जरूरी होती है। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू। सो the documents which a public company needs to submit for the process of incorporation. सबसे पहले 4 copies of memorandum of association and articles of association. मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी जब बनती है तो वो एक मुसव्विदा, एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनता है। सो जब इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी जा रही है तो वो इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की 4 कॉपीज को लेगा और उन कॉपीज को, दीज कॉपीज विल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। एक गवाह की मौजूदगी में सब्सक्राइबर से ये 4 कॉपीज साइन करवाई जाएंगी। तो पहली बात मैंने क्या कही, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रही है, 4 कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर्स in the presence of 1 witness needs to be submit in the office of the registrar। फिर एक और फॉर्म होता है हमारे पास जिसको हम फॉर्म 1 कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा आपका फॉर्म बे होता है, फॉर्म बे एक स्पेसिफाइड फॉर्म होता है, लिखा होता है, उसके आगे हम उसको फिल आउट करते हैं। इसी तरह फॉर्म 1 होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, एंड फॉर्म 1 actually it is the declaration of compliance with the requirements of companies ordinance 1984। फॉर्म 1 डिक्लेयर करता है कि ये जो कंपनी रजिस्टर होने जा रही है इसने अपनी तमाम लवाजमात जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मांग रहा है वो इसने फुलफिल की हुई है। अब फॉर्म 1 को कौन साइन करेगा? 4 कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को तो साइन किया सब्सक्राइबर ने गवाह की मौजूदगी में, लेकिन फॉर्म 1 विल बी साइंड बाय एनीवन, चाहे वो हो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, persons named as director in articles of association and member of ICAP or ICMAP practicing in Pakistan। ICAP is Institute of Chartered Accountants in Pakistan and ICMAP Institute of Cost and Management Accountants practicing in Pakistan। अब इनमें से इनका कोई भी मेंबर होगा तो वो इसको साइन करेगा। किसको? फॉर्म 1 को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वकील, कंपनी का प्रपोज डायरेक्टर और आईसीएपी और आईसीएमएपी का जो प्रैक्टिस जो मेंबर जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हो, फॉर्म 1। उसके बाद जो कंपनी रजिस्टर होने जा रही है वो कॉपी ऑफ ट्रेजरी चालान देगी जो कि इस बात का सबूत होगी कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन फी दे दी है। देन फॉर्म 27। फॉर्म 27 कंटेन्स लिस्ट ऑफ पर्सन्स कंसेंटिंग टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, यानी एक लिस्ट हमारे पास होती है कि भाई ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। और उसके बाद फॉर्म 28 हमें कहता है कि कंसेंट, उनकी रजामंदी ऑफ द पर्सन्स टू एक्ट एज डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। अब आप फर्क देखें, 27 जो फॉर्म है दैट कंटेन्स
list of persons consenting to act as director, and Form 28 contains consent of persons to act as directors and chief executive. तो आपने गौर किया फॉर्म 27 और 28 में डिफरेंस क्या है? फॉर्म 27 जो कि हमने सबमिट कराना है फॉर द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो हमें एक लिस्ट देता है. दैट लिस्ट इज ऑफ द पर्सन्स कंसेंटिंग टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, और फिर उनकी वही कंसेंट जो होगी, जो उनकी रजामंदी होगी, वो हमें चाहिए होगी फॉर्म 28 में. सो दिस इज द डिफरेंस. वन इज द लिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स, the second is the consent of those persons to act as directors and chief executives. फिर अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मैंने आपको पहले बताया पब्लिक कंपनी का, जरा मैं एक दफा दोहरा रही हूं ताकि आपके जहनों में वो क्लियर रहे. जब पब्लिक कंपनी जा रही है इनकॉर्पोरेशन के लिए, 4 copies of articles of association, memorandum of association signed by each subscriber in the presence of witness, one witness. फिर form 1 साइन करेगा एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, persons named as director in the articles of association, member of ICAP और ICMAP. उसके बाद कॉपी ऑफ ट्रेजरी चालान फॉर्म 27 एंड 28. फॉर्म्स कितने हैं? फॉर्म 1 है, फॉर्म 27 है, फॉर्म 28 है. देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय अ प्राइवेट कंपनी व्हेन द प्राइवेट कंपनी नीड्स टू गेट incorporation is going to get incorporation under the Companies Ordinance 1984. So in order to register a private company, documents required are 4 copies of memorandum of association and articles of association signed by each subscriber in the presence of at least one witness. वही जो पब्लिक कंपनी को चाहिए था वही प्राइवेट कंपनी को भी चाहिए. फॉर्म 1 जो पब्लिक कंपनी को चाहिए था वही प्राइवेट कंपनी को भी चाहिए. फॉर्म 29 और किया आपने, वहां पे हमें चाहिए थे फॉर्म 27 एंड 28. यहां पे फॉर्म 29 विच गिव्स द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि हमें कवायफ मुहैया करते हैं, उसका नाम, पता, वल्दियत, पेशा. सो द पर्टिकुलर्स आर गिवन इन द फॉर्म 29 and then copy of treasury challan, which is the evidence that the registration fee has been paid by the company, which is going to register itself under the Companies Ordinance 1984. So हमने क्या देखा? हमने देखा कि कंपनी जिसके लिए ऑब्लिगेशन है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए, तो वो सेक्शन 14 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएगी, और अगर नहीं कराएगी तो उस पे पेनल्टी क्या है. उसके बाद वो कंपनीज जो which are going to incorporate themselves, to register themselves under the Companies Ordinance 1984, the documents submitted by those companies under the Companies Ordinance 1984. So I gave you a detail of all those documents submitted by public and private companies both. Now the topic is carrying a business with less than minimum number of members. पिछले लेक्चर्स में मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूं कि हमारे पास एक कम से कम तादाद होती है कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, और उससे जब कम होगी तो वो गलत होगा. यानी देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर कैरिंग ऑन सम बिजनेस. So under section 47, if a private company carries its business for more than 6 months, 6 महीने से वो एक बिजनेस चला रही है with less members, यानी प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और 3 है लेकिन वो उससे कम में चला रही है, then an expiry of that particular period of 6 months,
हमने कहा 6 महीने तक तो ठीक है, 6 महीने से ज्यादा भी आप उसी बिजनेस को रन कर रहे हैं विद लेस देन मिनिमम नंबर, with the minimum number which we have told you, and that is 2 or 3, and the company is still running the business with less than minimum number. So उस सूरत में क्या होगा? Every member shall be liable for the debts of the company. कंपनी के जितने भी कर्जा जात है वो बंदा उसके लिए जिम्मेदार होगा. Those debts are contracted during that time and that person can be sued as well. So हम ये कह रहे हैं कि if a business is carrying on even after the expiry of 6 months period, then every member shall be liable for all the debts of the company contracted during that particular time, 6 months. जो भी उसने कर्जे लिए तमाम मेंबरान उसके जिम्मेदार होंगे एंड इवन दे कैन बी सूड, और उन पे मुकदमा भी किया जा सकता है कि व्हाई दे आर कैरिंग अ बिजनेस विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द conversion of status of companies. When the companies change their status from a private to public and from a public to private. So generally there are 2 types of conversions. Conversion of private company into a public company and conversion of public company into a private company. यानी कंपनी पहले रजिस्टर्ड थी एज अ प्राइवेट कंपनी, अब वो चाहती है कि वो पब्लिक कंपनी बने, तो वो क्या स्टेप्स फॉलो करेगी. सो इन डिटेल वी विल सी द steps to be followed, the procedure to be followed by a private company when it wants to get converted into a public company, and the procedure, the steps to be followed by the public company as well. जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट बनेगी तो जाहिर है वो कुछ चेंजेस करेगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि पब्लिक कंपनी पे उनका इतलाक नहीं होता होगा, और there are certain requirements of a private company which are not applicable on public company. So हर कंपनी उस हिसाब से फिर अपने आप को ढालेगी जो कंपनी वो बनने जा रही है. So under section 44, no public company can convert itself into a private company except with the permission of SECP. कंपनी अपना स्टेटस चेंज कर रही है, SECP से परमिशन लेगी और वो परमिशन होगी इन राइटिंग, और SECP is allowed to impose conditions on that company. So conversion can be done but only with the permission of SECP in writing, and the SECP can impose conditions on that company. So conversion from a private company into a public company can only be done with the approval of SECP and by altering the Articles of Association. Articles of Association प्राइवेट कंपनी अपने चेंज करेगी और उसको बनाएगी इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक कंपनी. हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी. आर्टिकल्स को चेंज किया जाएगा. पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मैंडेटरी है. जब वो प्राइवेट कंपनी थी तब मैंडेटरी नहीं था. अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो उसने क्या करना है, द कंपनी shall file with the registrar the prospectus or a statement in lieu of prospectus, because the private company is going to be converted into a public company, and for public company the filing of prospectus is mandatory, and no approval of any authority for the conversion of status from a private company into public company is required. Point to be noted. And there are certain steps involved for the process of conversion.
Step 1. The proposal for conversion of a status of a private company into public company is first of all to be discussed with the board of directors. भाई उनसे डिस्कस करो कि जी ये जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बनने जा रही है, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए एंड दिस मैटर इज टू बी डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड by the board of directors of a private company. Step 2, 21 days notice accompanied with the proposed special resolution is issued for convening the general meeting of shareholders of the company. ताकि 21 दिन पहले वो एक नोटिस देंगे और मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को भी बताएंगे कि कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है. स्टेप 3, रेजोल्यूशन, वो करारदाद जो है जो कि कन्वर्जन के लिए मूव हुई थी, रेजोल्यूशन फॉर कन्वर्जन ऑफ द स्टेटस फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज प्लेस्ड बिफोर द मेंबर्स व्हिच इज कैरीड एज स्पेशल रेजोल्यूशन. यानी एक करारदाद पास हुई, अल्टरेशन हुई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और उसको हमने मेंबर्स के सामने रख दिया. A special resolution is to be passed by the majority of not less than 3/4 of such members entitled to vote as are present in person or by proxy at a general meeting. अब जब हमने उनको कहा मेंबर्स को कि हम कंपनी का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले एक रेजोल्यूशन पास होगी और रेजोल्यूशन पे कितने की जरूरत है वोट्स की? 3/4 of such members entitled to vote as are present in person in that the passing of that resolution or by proxy at a general meeting. और वो अपनी जगह किसी से भी वोट डलवा सकते हैं in a general meeting. So general meeting में एक रेजोल्यूशन का पास होना जरूरी है. Because there is a significant difference in articles of association of a private company and a public company. So the articles of association need to be changed. Therefore, the articles are required to be amended on change of the status, especially restriction clauses applicable on a private company are to be deleted. Private company पे कुछ restrictions हैं, public पे नहीं है. हमने जब private को public बनाना है तो हम वो restrictions खत्म कर देंगे क्योंकि public company पे वो restrictions नहीं है. Step 4, the company shall increase the number of members and directors. याद है मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है, उनके डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए. मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी के मेंबर जितने भी हो, प्राइवेट के लिए मैक्सिमम नंबर इज 50 से तजावुज ना करे. सो द कंपनी शैल इंक्रीज इट्स डायरेक्टर्स की तादाद भी प्राइवेट के लिए कम है, पब्लिक के लिए ज्यादा है. सो नेचुरली द कंपनी शैल इंक्रीज इट्स डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स इफ दे आर लेस देन द मिनिमम नंबर विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी. Step 5, the company shall file the under mentioned documents with the registrar concerned. अब रेजोल्यूशन पास हो गई, कमीशन ने इजाजत दे दी, मेंबर्स ने दे दी, मेंबर्स को सूरत हाल बता दी. अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि रजिस्ट्रार के पास कंपनी ने जाके जमा कराने हैं क्योंकि कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन रही है. फॉर्म 26, within 15 days of passing of special resolution, memorandum and articles of association, the amended copy, पुरानी कॉपी नहीं, जो जिसमें कि हमने चेंजेस किए वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी. Prospectus or a statement in lieu of prospectus, as for a public company, prospectus or a statement in lieu of prospectus is mandatory. Form 3, allotment of shares to new members, directors, in case the new directors are not members of company. Form 27, list of persons consenting to act as directors. Form 28,
कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स। ये फॉर्म मैं आपको पिछले टॉपिक में अभी बता चुकी हूं। फॉर्म 29 इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ डायरेक्टर्स, याद है फॉर्म 29 क्या था? ये आपको पर्टिकुलर्स बताता था डायरेक्टर्स के, लेकिन अगर डायरेक्टर्स इंक्रीज हो गए सो वी विल डेफिनेटली सबमिट फॉर्म 29 विद द एडिशन ऑफ दीज न्यू डायरेक्टर मीन्स जो हमने और डायरेक्टर्स बीच में शामिल किए हैं। इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ डायरेक्टर्स, इफ द कंपनी डज नॉट ऑलरेडी हैव 3 डायरेक्टर्स, देन डायरेक्टर्स विल बी एडेड and the particulars of that directors shall also be included. Bank challan, evidencing the deposit of filing or fee of the documents in any of the designated branches of I guess MCB के लिए को इन्होंने वो कहा है कि वहां पर हम जाके बैंक चालान जमा कराएं when the company is going to be converted from a private to public. Step 6. The registrar concerned shall issue a certificate regarding conversion of status of a private company into public company and filing a certificate. Step 7. The company may obtain a certified copy of Memorandum of Association and Articles of Association on payment, and that is rupees 500 for the application submitted online, and the fee is 500 for online and 1000 for application submitted in the physical form. खुद जाके दें तो 1000, online 500. Step 8. The name of the company with the change status. देखिए सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए, सारी शराइत पूरी की, प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनने जा रही है, सारे स्टेप्स पूरे किए, तो उसके बाद क्या होगा? The name of the company with the change status without the word private shall be mentioned in all the letterheads, bills, invoices and seal of the company. Copies of memorandum and articles of association are also recorded with the alteration. So that's the way we change the status of a private company into a public company. And when a public company is going to be converted into a private company, public company प्राइवेट बनती है, तो क्या होगा? वही होगा, द प्रपोजल फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी डिस्कस्ड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक देयर कंसेंट, टू अप्रूव दिस कन्वर्जन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर कहानी आगे जाएगी, फिर क्या होगा? उसी तरीके से 21 days notice accompanied with the proposed special resolution is issued for convening the general meeting of the shareholders of the company. Step 3. Resolution for the conversion of status from public company into private company and alteration in articles of association is placed before the members, which is carried as special resolution. And as I've told you, there is a significant difference in articles of both the companies, so the articles of association need to be amended. Step 4. Special resolution on form 26 along with bank challan evidencing that the fee has been deposited in the designated branches of bank. Step 5. Application shall be sent to the SECP within 60 days. यानी तमाम steps पूरे कर लिए, तमाम शराइत fulfill कर लिए, उसके बाद the application for the conversion of status from a public into a private company needs to be sent to the SECP
within 60 days of the date of passing special resolution. 60 दिन से ऊपर हो गया टाइम तो उसके बाद ये रेजोल्यूशन किसी काम की नहीं. And that application shall be accompanied with certain documents. गौर किया आपने कि ये वाला स्टेप प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक बनने जा रही थी तब नहीं था. पब्लिक जब प्राइवेट बनने जा रही है तो एप्लीकेशन शैल बी सेंड टू SECP within 60 days and this application must be accompanied with certain documents. Documents क्या है? Form 2, Form 26, copy of the Memorandum of Association and Articles of Association, but remember the amended copy. Certified copy of the existing Memorandum of Association and Articles of Association. जो कंपनी का पहले था वो भी भिजवाना है और साथ में जो आपने तरामीम करके चेंजेस करके जो बना दिया है वो भी आपने भिजवा देना है. कॉपी ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, बैंक चालान्स, द एविडेंस दैट द फी हैज बीन पेड, affidavit that the contents of the application are true. एफिडेविट जमा कराना लाजमी है जो इस बात का सबूत है कि जो हम कह रहे हैं ये सब सच पे मबनी है. And that application must be in duplicate and a copy is required to be sent to the registrar concerned under Rule 32 of the rules. Rules are given. उस रूल में भी ये बताया गया है कि जो एप्लीकेशन आप SECP को भिजवा रहे हैं उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी भिजवाएं. Step 6. The Commission gives approval for the conversion of public company into a private company and the Commission makes an order for that. कि हाँ जी ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो गई है. Certified copy of the order of the Commission is obtained by depositing the fee as per schedule given in the annexure A. The fee is prescribed. वो fee जमा कराई जाएगी and certified copy of the order along with the amended copy of memorandum of association and articles of association are filed with the registrar concerned and with the bank challan as well, as that is the evidence that the fee has been paid. The registrar shall finally issue certificate on conversion of status of a public company into a private company and the filing certificate in respect of special resolution and order of the Commission. So what will the registrar? The registrar shall issue new certificate on conversion of status of a public company into a private company and the company may obtain a certified copy of the memorandum and articles of association on payment. So that's the way we convert public company into a private company. अगर आप इन दोनों कन्वर्जन्स के प्रोसीजर को देखें सो आपने इसमें गौर करना होगा स्टेप्स पर. जब आप एक दफा इनके तमाम स्टेप्स को गौर से पढ़ेंगे और इस लेक्चर में मैं जिस तरह रिपीट करती हूँ आप सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है और कहीं पे क्या. जब एक दफा कंपनी का इंदराज हो जाता है, when the company is registered, incorporated under the Companies Ordinance 1984, so हम ये कहते हैं कि जी हम बार बार कहते हैं कि incorporation is an obligation, registration under section 14 is mandatory. So why is it so important? What is the effect of incorporation? There are so many effects of incorporation. When a company is incorporated, a body corporate comes into being. वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, उसको हम नाम देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का एंड दैट बॉडी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. क्या फंक्शंस हैं, क्या चीज है जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी
दूसरों से वो मुमताज होती है, दूसरों से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अ बॉडी corporate comes into being, and that body corporate can now sue or be sued. That will have a perpetual succession. जारी रहेगी. Members may come and go. The company is there with a power to hold property. ये वो effects हैं जो incorporation के बाद एक company enjoy करती है. उसके बाद the company is a legal person, artificial person, but a legal person having distinct entity from its members. The acts of members do not affect the company. Company का अपना अलग एक तशख़्ख़ुस है members से हटकर. When a company is incorporated, now a company can own property. I've cited different cases at the end. You can check these cases. और उसमें बताया गया है कि कंपनी अगर प्रॉपर्टी ऑन करती है तो एक केस हुआ था और कैसे ओन करती है. Liability of a company is always limited. I have already told you, when a company is registered, incorporated, the company can be limited by shares and company limited by guarantee. या वो कहेगी कि मैं जिम्मेदार हूं up to the number of shares purchased, the liability of the members. Each member will be liable up to the number of shares purchased. या फिर अगर वो कंपनी होगी company limited by guarantee, so the liability depends on the guarantee undertaken by the members. So ये होती है ability to incur its own liability. This is the effect of incorporation. जब कंपनी incorporated होगी तो तब वो उसकी अपनी कुछ liabilities वो incur कर सकती है members पे. Ability to sue and be sued. Any wrongful act done by the company cannot affect the members in their personal capacity. And any wrongful act done to the company, only the company can take the action on its own name. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अदालतों में देखा होगा कि जब कोई केस फाइल सामने आती है तो उसमें आपने कंपनी के डायरेक्टर का नाम कभी नहीं देखा होगा. क्या हम लिखें जी मोहम्मद कामरान यूसुफ, पीटीसीएल का जो डायरेक्टर है, वर्सेस मिस्टर अली. हमेशा लिखा होगा पीटीसीएल वर्सेस मिस्टर अली, क्योंकि जो कंपनी का डायरेक्टर है कोई भी एबीसी उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उस बंदे को मिस्टर अली को सू नहीं किया है, वो कंपनी की उसमें किया है. कंपनी का चूंकि अपना एक तशख़्ख़ुस है तो कंपनी कैन सू एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम. जिस तरह के ओनली द कंपनी कैन टेक एक्शन. Perpetual succession. A company shall exist until property wound up or struck off from the registrar. Its life span does not depend on the life of its members. यानी perpetual succession है, जारी रहती है हमेशा जब तक कि कंपनी की वाइंडिंग अप नहीं होती या कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती. Conclusiveness of certificate of incorporation. A certificate of incorporation given by the registrar is the proof, is the evidence that the company is registered. यानी हम कहते हैं ना कि क्या सबूत है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हम कहते हैं सबूत है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब तक मैंने आपको दो किस्म के सर्टिफिकेट्स का बताया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है, दिस इज द सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार एंड इट इज एक्चुअली द प्रूफ दैट द कंपनी इज रजिस्टर्ड. The association is a company authorized to be registered and duly registered under this ordinance.
The last topic of today's lecture is commencement of business under section 146. Commencement of business क्या है? Business का आगाज करना. The date for the issuing of certificate of incorporation and for the certificate of commencement of business cannot be one. पहले आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है दैट इज मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज, बट फॉर द पब्लिक कंपनीज टू स्टार्ट देयर बिजनेस दे नीड टू हैव देयर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिलता है? ये नहीं कि कंपनीज ने अप्लाई किया और उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी पब्लिक कंपनी के पास है, लेकिन उसको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ताकि बिजनेस का आगाज करे. और ये कब मिलता है? ये उनको मिलता है इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, बट after fulfilling certain conditions. A public company can commence its business when it will have a certificate for commencement of business, and that certificates can be given when certain conditions are fulfilled. And these conditions are that shares have been allotted in cash not less than the minimum subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? कंपनी ने एक कम से कम तादाद बता दी है कि कम से कम इतने शेयर्स आपने लाजमी लेने हैं, ज्यादा जितने भी, कम से कम ये है, वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो कहते हैं कि जी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, बट when the shares have been allotted in cash not less than the minimum subscription. And every director has paid for the qualification shares in cash, taken or contracted to be taken by him. Qualification shares क्या होते हैं? जब भी क्वालिफिकेशन शेयर्स का जिक्र आए तो जहन में डायरेक्टर का नाम आना चाहिए. डायरेक्टर के लिए कुछ शेयर्स लेने मैंडेटरी होते हैं और उनको हम कहते हैं दी क्वालिफिकेशन शेयर्स. तो कहते हैं पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब उसके हर डायरेक्टर ने पे कर दिया हो फॉर द क्वालिफिकेशन शेयर्स, जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जी मैं इतने क्वालिफिकेशन शेयर्स लूंगा. वो क्वालिफिकेशन शेयर्स हर डायरेक्टर का उसके लिए पे करना इज मैंडेटरी. देन द कंपनी विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. Another condition is that the company has filed with the registrar a statutory declaration. एक अहद वो रजिस्ट्रार के पास कंपनी जमा कराएगी, signed by chief executive or one of the directors and secretary of the company, जिसमें वो डिक्लेयर करेगी that all the requirements of the company's ordinance 1984 have been fulfilled. Company has filed prospectus or a statement in lieu of prospectus, as that is mandatory for the public company. जब कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन बता दी और शेयर्स को उसके मुताबिक से अलॉट कर दिया, एवरी डायरेक्टर हैज paid for the qualification shares, the company has filed with the registrar a statutory declaration, the company has filed a prospectus or a statement in lieu of prospectus, company will then obtain a certificate for commencement of business from the registrar. That's it. So आज के टॉपिक में हमने पढ़ा about the incorporation, about the documents which a company needs to submit for the process of incorporation. फिर हमने ये देखा कि जो incorporation का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक कंपनी incorporate हो गई under the company's ordinance 1984. क्या वो कंपनी अपना स्टेटस चेंज कर सकती है? Conversion from a public company into a private company and from a private company into a public company. वो तमाम स्टेप्स हमने डिटेल में देखे. उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा, द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन.
what are the effects of incorporation, and the conclusiveness of certificate of incorporation. And finally, we have discussed commencement of business under the Companies Ordinance 1984 under section 146 of the ordinance. So ये थे हमारे आज के topics. In the upcoming lecture, we will be studying about the Articles of Association and Memorandum of Association. Articles of Association में we will study the definition, the contents of the Articles of Association, and the procedure to be adopted for the alteration of Articles of Association. Thanks for today. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.